खबर पक्की है, हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। शिमला के भट्टा कुफर में 5 मंजिला इमारत है, ताश के पत्तों की तरह ढह गई है। तस्वीरें बेहद परेशान करने वाली। देखिए किस तरीके से गत्ते की इमारत की तरह ये इमारत ढह गई। इस इमारत को पहले ही खाली करवा लिया गया था। इमारत के नीचे दरारें आ गई थी। ये जानकारी सामने आ रही है कि इस इमारत को खाली करवाया जा चुका था। इमारत के निचली हिस्से में दरारें साफ नजर आ रही थी और आज सुबह ये इमारत जमींदोज। इसके बाद अब इस इमारत के आसपास जो अन्य इमारतें हैं उन पर भी खतरा बढ़ गया है। लोग अपने घरों को खाली कर रहे हैं। तो शिमला की ये तस्वीरें आपके सामने, 5 मंजिला ये इमारत कैसे धराशायी हुई आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 5 मंजिला ये इमारत थी, लेकिन इसकी निचली मंजिलों में दरारें पड़ गई थी, जिस वजह से वक्त रहते इस इमारत को खाली करवा लिया गया था और आज ये इमारत जमींदोज हो गई। वहीं चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड की वजह से बड़ी चट्टान जो है वो सड़क पर आकर गिर गई है। इसी के चलते ट्रैफिक बाधित है। गनीमत तो ये रही कि किसी जान का नुकसान इस हादसे के दौरान नहीं हुआ। ये देखिए किस तरीके से बड़ी सी चट्टान जो नीचे सड़क पर आकर गिरी हुई है, ये वो चट्टान है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। फिलहाल सड़क का कुछ हिस्सा खुला हुआ नजर आ रहा है, जहां से गाड़ियों की आवाजाही हो रही है। इस वक्त हम उत्तराखंड के चमोली में मौजूद हैं और जो पीछे आपको सड़क दिखाई दे रही है ये राष्ट्रीय राजमार्ग है जो बद्रीनाथ को जोड़ता है। और यहाँ पर कल जिस तरीके से तेज़ बारिश हुई है उसके बाद अलग अलग जगहों पर बड़ी बड़ी लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। इस जगह पर अगर बात करें तो यहाँ पर एक ढाबा है और ढाबे के ठीक सामने आप देखिए कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो पहाड़ी का हिस्सा है वो टूटकर नीचे गिराया है और पत्थर का एक बड़ा हिस्सा जो है वो आपको नज़र आएगा कि बिल्कुल बीच सड़क पर गिराया है। गनीमत ये रही कि ये जो पत्थर है ये थोड़ा और आगे नहीं बढ़ा, वरना ये जो सामने आपको होटल रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है ये इसको तोड़ता हुआ नीचे नदी की तरफ जा सकता था, यानी कि बड़ी तबाही इस जगह पर हो सकती थी। ये स्थिति आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार पत्थर मलबा जो है वो सड़कों पर गिर आता है और उसके बाद जो पूरा जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। लेकिन आप इस पत्थर को की तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये हादसा हो सकता था। यहाँ से गाड़ियाँ भी लगातार गुजरती रहती हैं क्योंकि बद्रीनाथ को जोड़ने का यही एकमात्र रास्ता है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। और जिस वक्त ये गिरा है उस वक्त इस दौरान यहाँ पर गाड़ियाँ भी चल रही थी, लेकिन गनीमत ये रही कि जब इतना बड़ा पत्थर सड़क पर गिरा उस वक्त लोग पीछे रुक गए और ढाबा रेस्टोरेंट जो नज़र आ रहा है वो भी बाल बाल बच गया। और अब एक बड़ी खबर, शिमला के रामपुर में बादल फटा है। बादल फटने की वजह से सैलाब, और सैलाब ऐसा जो घर खेत हर तरफ नुकसान पहुंचाकर गया है। एक गौशाला भी पानी में बह गई, मवेशियों को भी नुकसान हुआ है। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। बादल फटने के बाद कैसी तबाही यहां शिमला के रामपुर इलाके में हुई है, इन तस्वीरों को देखकर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। बादल फटा, सैलाब, और सैलाब ऐसा जो घर खेत सब कुछ अपने साथ बहा के ले गया। एक गौशाला भी इसकी चपेट में आई है। कई मवेशियों के भी नुकसान की खबर सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बारिश के बाद कई जगह लैंडस्लाइड की खबर सामने है। अर्की में शालाघाट में जो सड़क मार्ग है उस पर बड़े बड़े पत्थर आकर गिर गए हैं और इसकी चपेट में आने से कई गाड़ियां बस बाल बाल ही बची हैं। ये तस्वीर देखिए आप, मतलब वो सड़क पर से गाड़ियां गुजर रही थी कि अचानक से ये मलबा कैसे अचानक से आया और आकर सड़क पर गिरा है। उस वक्त की ये तस्वीरें एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। गनीमत ये रही कि वक्त रहते गाड़ियों पर ब्रेक लगा और किसी तरीके की जान का नुकसान नहीं हुआ। चट्टान खिसकी, कई रास्ते अभी बंद हैं। चंडी से पट्टा मुख्य सड़क, बनलगी से पट्टा, ये वो इलाके शामिल हैं जिन गांवों को जोड़ने वाली कई रास्ते बंद हैं। कालका शिमला रेल मार्ग बताया जा रहा है, वो भी जगह जगह लैंडस्लाइड होने की वजह से, पेड़ पत्थर गिरने की वजह से फिलहाल बंद। अलग अलग क्षेत्रों में लगातार भारी से हल्की बारिश जारी है। अब तक सूखी चल रही नदी नाले बारिश के पानी से लबालब। जिला प्रशासन ने 2 दिन पहले ही नदी नालों में न जाने को लेकर निर्देश भी जारी किए हैं।
लेकिन इस आफत से कैसे बचा जाए? सड़क से आप गुजर रहे हों और अचानक से पहाड़ से मलबा आकर सड़क पर गिरने लगे। अब आपको बिहार लेकर चलते हैं, जहां गया में एक बड़ा हादसा टला। रविवार को इमामगंज प्रखंड के लंगुराही पहाड़ी जलप्रपात में सैलानी छुट्टी मनाने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान अचानक पानी की तेज धार आ गई। कई सैलानी किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब हुए, लेकिन कई फंस गए। हड़कंप मच गया जब एक साथ कई लड़कियां पानी की तेज धार में बहने लगी। ये पिकनिक स्पॉट है और इस पिकनिक स्पॉट पर अचानक से अफरा तफरी का माहौल बन गया। सैलानी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आ रहे थे। कुछ लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक पानी की तेज धार वहां तक पहुंच चुकी थी और वो उसमें फंस गए थे। 6 लड़कियां पानी की तेज धार में बहने लगी। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने किसी तरीके से इन लड़कियों की जान बचाई। एक साथ 4 लड़कियों को बचाया गया और एक लड़की किसी तरीके से पत्थर के सहारे खुद को मजबूती के साथ काफी देर तक उसने थामे रखा। पानी की धार जब कुछ कम हुई तो फिर जिंदगी बच पाई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पीसीएस परीक्षा देने जा रहे 2 छात्र बाढ़ में अचानक फंस गए। ये सब उस वक्त हुआ जब दोनों छात्र घर से निकले परीक्षा देने के लिए, लेकिन पुल बह जाने की वजह से उन्हें उफनाई नदी को पार करना था। जान जोखिम में डालकर वो उस नदी को पार करने के लिए उतर गए। जो वीडियो वायरल हो रहा है वो सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। वीडियो में 2 छात्र उफनाई नदी को जान जोखिम में डालकर पार करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि पत्थरों के सहारे दोनों छात्र पानी के सैलाब से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले एक छात्र बड़ी सी चट्टान से दूसरी चट्टान पर छलांग लगाता है और फिर दूसरा छात्र भी सैलाब को पार करके बाहर निकलने की कोशिश करता है। इस दौरान वहां पर कुछ लोग भी मौजूद थे जो छात्रों को इस तरह उफनाई नदी को पार करता देख सिस्टम को कोसते नजर आए। इसके बाद दोनों छात्र जैसे तैसे बाहर आ गए। वायरल वीडियो मयाली और बधानी ताल मोटर मार्ग का बताया जा रहा है। दावा है कि मुन्याघर और पौंठी के पास बना पुल बह जाने की वजह से लोग ऐसे ही जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि एबीपी न्यूज नहीं करता है। और उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को अलर्ट करना शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अपील की जा रही है कि वो नदी के किनारे बिल्कुल न जाएं। प्रशासन पर्यटकों से अपील कर रहा है कि गंगा जल भरने के चक्कर में गंगा में स्नान करने की होड़ में अपनी जान को जोखिम में न डालें। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने हर घाट पर पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया है। एसडीआरएफ की टीम, जल पुलिस और आपदा राहत दल को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि कोई भी श्रद्धालु गंगा में डूब न जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अनाउंसमेंट किए जाने के बाद भी कुछ लोग उफनाई गंगा नदी में जान जोखिम में डालकर स्नान कर रहे हैं। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, तुरंत हट जाए यहाँ से। ये तुरंत हटिए, डैम से पानी छोड़ जाए। आप लोग हटिए यहाँ से, तुरंत खाली करिए। ये जो नहाने वाले हट जाए प्लीज यहाँ से। ये डैम पकड़ के स्नान करें, अदरवाइज बिना उसके मत करें। ऋषिकेश में कई जगह बाढ़ के हालात हैं। लोगों के घरों में भी बाढ़ का पानी भर गया। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, क्योंकि ऋषिकेश को रिवर राफ्टिंग की राजधानी के तौर पर भी जाना जाता है, जहां पर हर साल लाखों पर्यटक गंगा की लहरों पर राफ्टिंग का आनंद लेने आते हैं। हालांकि बाढ़ की विनाश लीला को देखते हुए ऋषिकेश में अगले आदेश तक रिवर राफ्टिंग को बंद कर दिया गया है। वैसे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मुसीबत केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को उठानी पड़ रही है, क्योंकि रुद्रप्रयाग जिले में देर रात से बारिश, और ऐसी बारिश जिसने कोहराम मचा दिया है। सड़कों पर कीचड़ इतना ज्यादा हो गया है कि गाड़ियां इस कीचड़ को पार नहीं कर पा रही और बंद पड़ रही हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कुदरत का कोहराम बरस रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये कार बंद पड़ी तो कार ड्राइवर ने गाड़ी को निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वहाँ कीचड़ इतना ज्यादा था कि कार के पहिए आधा से ज्यादा जमीन में धंस गए। इसके बाद कार को बाहर निकालने के लिए बुलडोजर बुलाना पड़ा। एक गाड़ी जो है भारी बारिश के बाद सड़क पर बने बीच गड्ढे में फंस गई है। नंदप्रयाग में बारिश के बाद सड़कों का हाल बेहद खराब है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। उधर हिमाचल प्रदेश के सोलन में लैंडस्लाइड का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। यहां भयंकर लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद पहाड़ का मलबा सड़क पर आकर गिरा है। मलबे के साथ साथ एक
दुकान भी भरभरा कर गिरी है और जिसने भी इस वीडियो को देखा है वो दंग रह गया। देखिए कैसे वो चट्टान कट रही थी, पहाड़ जब दरक रहा था तो ऐसे में दुकान भी बनी हुई थी उस जमीन पर और उस जमीन का वो हिस्सा भी एकदम से दरकने लगा, जिसकी चपेट में आकर न सिर्फ मिट्टी बल्कि उस पर बनी ये दुकान भी नीचे आ गिरी। आओ क्या भाई। खबर पक्की है, बाढ़ बारिश ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में कोहराम मचा दिया है। शिमला में वैसे ही हालात हैं जैसे उत्तराखंड में बने हुए हैं। शिमला में रात भर तेज बारिश ने लोगों को डरा दिया, क्योंकि बारिश के बाद कई जगह पहाड़ खिसक रहे हैं, जिसकी चपेट में कई गाड़ियां भी आई हैं और तो और कई घरों के नीचे की मिट्टी भी बह गई है। और रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो भी सामने आया। शिमला के पंथा घाटी जोंगा सड़क मार्ग पर लैंडस्लाइड के दौरान पेड़ गिरे और 2 लग्जरी कार इन पेड़ों की चपेट में आ गई। ऊपर पेड़ गिरने की वजह से दोनों गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। इसकी वजह से कार मालिकों को हजारों का नुकसान हुआ। वहीं शिमला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर भी पहाड़ दरके, जिसके बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। शिमला के महली इलाके में हालात तो और ज्यादा खराब हो गए। यहाँ कई जगह मिट्टी खिसक गई। इसकी वजह से कई घरों पर खतरा मंडरा रहा है। लोगों को डर है कि कहीं घर भरभरा कर ढह न जाए। इसमें स्लाइड हो गया और ये स्लाइड जो जाएगा तो ये बिल्डिंग के नीचे आने वाली है दोनों। शिमला में भारी बारिश के बाद सीवरेज टैंक भी बह गया। मतलब मुसीबत चारों तरफ से आई है और लोगों पर कुदरत की चौतरफा मार पड़ रही है। कई लोगों के लिए बारिश आफत बनकर आई है, कई लोगों के लिए राहत भी लेकर आई है। शिमला से एक सुकून देने वाला वीडियो भी सामने आया, जहां बारिश हुई तो लोग पानी में भीगते हुए झूमकर नाचने लगे और लोगों ने बारिश का पूरा लुत्फ उठाया। इस दौरान 4 से 5 लोग पहाड़ी गाने पर झूमते नजर आए। मजे की बात यह है कि इन लोगों ने बारिश से बचने के लिए रेनकोट भी पहन रखा था। बारिश में अपना अलग मजा है बारिश का। पंजाब से तो बहुत ठंडा है, बहुत बढ़िया। हाँ, पकौड़े खाने वाला मौसम है यहाँ। भारी बारिश के बावजूद शिमला के बाजार भी गुलजार दिखे। छाता लेकर बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने निकल पड़े। मतलब पर्यटकों ने बारिश का खूब आनंद उठाया, कोई मौका नहीं छोड़ा। देखिए, भारी बारिश के चलते देश के ज्यादातर बांध भरे हुए हैं। हिमाचल के मंडी जिले में स्थित पंढोह डैम पूरी तरह भरा हुआ है। इसके बाद पंढोह डैम के गेट खोले गए हैं और जैसे ही पंढोह डैम के गेट खोले गए, तेज बहाव के साथ पानी इससे निकल पड़ा और पंढोह डैम के 5 गेट खोलकर पानी निकाला जा रहा है। इस समय डैम से 44,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इस पानी के बहाव से ब्यास नदी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए मंडी जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से लोगों को अलर्ट किया जा रहा। लोगों से अपील की जा रही कि वे नदी के किनारे न जाएं और सुरक्षित स्थानों पर रहें। ब्यास नदी का ये उफनता हुआ पानी अब संधोल, सुजानपुर, नादौन और देहरा होते हुए पौंग डैम की ओर बढ़ रहा है, जहाँ इसका जलस्तर और ज्यादा बढ़ सकता है। इसके बाद ये पानी पंजाब के तलवाड़ा क्षेत्र में प्रवेश करेगा, जिससे निचले क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहीं मंडी की जिवड़ी खड्ड में भी रौद्र रूप धारण कर लिया है। ये खड्ड पंढोह डैम से लगभग 10 किलोमीटर दूर व्यास नदी में मिलती है। अगर बारिश इसी तरह जारी रही तो जलस्तर और भी ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। हालांकि प्रशासन हर एक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। रेगिस्तानी राज्य का रुख करते हैं राजस्थान। यहां जालौर में 2 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। निचले इलाकों में पानी भर गया। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर मानो दरिया बह रहा। और केवल 2 घंटे की बारिश के बाद ही ऐसा सैलाब आया जैसे किसी बांध के गेट खोल दिए गए हों। जिले की ज्यादातर सड़कें जलमग्न हो गई। खेत खलियानों में पानी भर गया। शहर की एक मिठाई की दुकान में भी बारिश का पानी घुस गया, जिससे वहां रखी सारी मिठाइयां खराब हो गई और दुकानदार को हजारों रुपए का नुकसान हुआ। बारिश का असर सिर्फ कस्बे तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि सायला उपखंड क्षेत्र के रेवतड़ा, जीवाड़ा, जालमपुरा और दहिवा सहित कई गांवों के लोग बाढ़ बारिश से प्रभावित हुए। कई जगह तो कच्चे मकान भारी बारिश को झेल ही नहीं सके और भरभरा कर गिर गए। अभी तक किसी बड़े नुकसान की सूचना तो नहीं मिली, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे और ज्यादा बारिश होने की संभावना जता दी, यानी कि मुसीबत अभी और बढ़ने वाली है। उधर झारखंड के जमशेदपुर में अचानक गुड़का नदी का जलस्तर बढ़ने से चीखों पुकार मच गई। दरअसल नदी में उफान आया तो नदी का पानी स्कूल के भीतर तक पहुंच गया, जिससे स्कूल के भीतर बने हॉस्टल्स में 162 बच्चे फंस गए।
जिन्हें बाहर निकालने के लिए ग्रामीण आगे आए। दर्जन भर ग्रामीण पानी की धारा में कतार बनाकर खड़े हुए। फिर एक एक कर सभी बच्चों के स्कूल के बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। वहीं इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मामला जमशेदपुर के पोटका प्रखंड की हरिना पंचायत का है। काफी मुश्किल था यहाँ पर, मैंने आके गांव वाला जितना भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे सबको मैंने साहस दिया और गांव वाला लड़का लोग सर्किल बना बना के सब बच्चा लोग को निकाला। अभी सवाल उठ रहा है कि नदी किनारे स्कूल का निर्माण किसकी इजाजत से किया गया। वहीं प्रशासन ने स्कूल निर्माण की जांच की बात कही है। उधर महाराष्ट्र में हिंदी भाषा की अनिवार्यता को लेकर फडणवीस सरकार ने यू टर्न ले लिया है। राज्य सरकार ने अपने फैसले पर खुद ही रोक लगा दी है और त्रिभाषा नीति लागू करने के लिए समिति का गठन किया है। ये फैसला फडणवीस कैबिनेट की बैठक में हुआ। दरअसल इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ न सिर्फ विपक्ष खड़ा था, बल्कि पार्टी के भीतर से भी इस नीति के खिलाफ आवाज उठने लगी थी, जिसके बाद सीएम फडणवीस को ये फैसला लेना पड़ा। अब समिति सभी पक्षों से चर्चा करेगी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही नई पॉलिसी लागू की जाएगी। आणि आम्ही असा निर्णय केलेला आहे की त्रिभाषा सूत्राच्या संदर्भात ही भाषा कुठल्या वर्गापासून लागू करावी याचा निर्णय करण्याकरता राज्य सरकारच्या वतीनं डॉक्टर नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वात एक कमिटी तैयार करण्यात येईल। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया जब रविवार को ही मुंबई के आजाद मैदान में उद्धव ठाकरे प्रदर्शन करने उतरे थे। उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ सरकारी आदेश की कॉपी जलाई थी, बल्कि बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। इसके अलावा राज ठाकरे भी इस मुद्दे पर आक्रामक राजनीति कर रहे थे। माना जा रहा था कि इस मुद्दे के खिलाफ राज और उद्धव फडणवीस सरकार को घेर सकते हैं। ऐसे में सरकार को फैसला लेना पड़ा। फडणवीस सरकार ने अपना फैसला वापस लिया तो शिवसेना उद्धव गुट ने इसे अपनी जीत बता दिया और 5 जुलाई को इसके विरोध में होने वाले मार्च को रद्द करने का तो ऐलान किया। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अब इसकी जगह वो विजय जुलूस निकालेंगे। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने हिंदी भाषा को लेकर अपना फैसला वापस ले लिया तो शिवसेना उद्धव गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसे मराठी मानुष की जीत करार दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार को मराठी मानुष के आगे घुटने टेकने पड़े। सरकारचा हाच प्रयत्न होता की मराठी माणसाची फूट आपल्याला लाभदायक ठरेल हे त्यांना कळलं किंवा वाटलं होतं, म्हणून मराठी माणसात फूट पाडायची। हे आता जे तुम्हाला सांगितलं तेच। आता आज हे आंदोलन केल्यानंतर त्यांना ही कल्पना नव्हती कि मराठी माणूस एवढा एकवटेल। उद्धव ठाकरे ने इस दौरान ये भी ऐलान किया कि अब 5 जुलाई को होने वाला विरोध मार्च रद्द कर दिया गया है और उसकी जगह अब विजय जुलूस निकाला जाएगा। ठीक है, 5 तारखेला आम्ही या सक्तीच्या विरोधात मोर्चा काढणार होतो, पण 5 तारखेला हा मोर्चा आता जल्लोष किंवा विजय मोर्चा, आता मोर्चा किंवा सभा त्याचं स्वरूप कुठे कधी काय असेल हे 1-2 दिवसामध्ये आम्ही सगळ्यांशी बोलून सर्वांना सांगू। 5 जुलाई को शिवसेना उद्धव गुट और राज ठाकरे की एमएनएस ने संयुक्त विरोध मोर्चा निकालने की बात कही थी, जहां उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि अब उसकी जगह पार्टी विजय जुलूस निकालेगी। तो वहीं एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी इस मसले पर बैठक की है। हालांकि उनकी ओर से साफ नहीं किया गया है कि वो इस विजय जुलूस का हिस्सा होंगे या फिर नहीं। उधर वक्फ कानून को लेकर सियासत गर्म है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने वाले तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि आरजेडी और समाजवादी पार्टी का समाजवाद नमाजवाद है, कांग्रेस मुल्ला मौलवियों के आगे नतमस्तक है। बीजेपी ने आरोप लगाया विपक्ष देश में शरिया कानून लाना चाहता है। गरीब और मजलूम मुस्लिम के हक के साथ नहीं खड़े हैं जिसके साथ समाजवाद को खड़ा होना चाहिए। ये चंद मुट्ठी भर सरमाएदारों के हक के साथ खड़े हैं जो कि मजहब का नाम लेकर उनका शोषण करना चाहते हैं। इसलिए राजद और सपा का समाजवाद कतई समाजवाद नहीं कहा जा सकता, जिसे आजकल सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक वर्ड यूज होता है कि नमाजवाद कहा जाए तो अतिशयोक्ति ना होगी। कुरान में वक्फ नाम का कोई वर्ड नहीं है, यह मुल्ला मौलवियों का अपना क्रिएशन है। और कुरान में तो यह कहा गया है जितना हो सके खर्च करो, होल्ड मत करो। वक्फ का मतलब अरबी में होता होल्ड करना। इस्लामी अकीदे में तो कहा गया अनफिकूफी सबीउल्लाह, यानी जो है खर्च करो।
परंतु आप क्या कहते हैं, जो है जोड़ लो और मुल्ला मौलवियों के कदमों में जाके अर्पित कर दो ताकि बदले में वोट की सियासत हो सके। मैं यह पुनः कहना चाहता हूं, जो बात मैं पहले भी कह चुका हूं, यह बाबा साहब के संविधान का मजाक उड़ाकर उसे मौलवी स्क्रिप्ट में बदलना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर एक बयान दिया, जिस पर सियासी हंगामा होना तय है। इटावा के कथावाचक से बदसलूकी की घटना का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है, इटावा में परिवार ने अपनी हैसियत के मुताबिक कथावाचक बुलाए थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि लाखों रुपए के कथावाचक को बुला लें। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं, जिनकी हैसियत है वो धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाकर कथा करा लें। वो बाबा तो अंडर टेबल पैसे ले लेते हैं। जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक ने पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। अब अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव के दावे पर बोले सुधांशु त्रिवेदी, ये लोग मौलवियों को करोड़ों की जमीन देना चाहते थे, वही लोग अब दान दक्षिणा पर सवाल उठा रहे हैं। जो अपने दौरे हुकूमत में मौलवियों को लाखों एकड़ जमीन, हजारों करोड़ की लुटा के उस पे कानूनी हक दे देना चाहते हैं और उस पे कानूनी ठप्पा लगा देना चाहते हैं, वह दान दक्षिणा के ऊपर भी सवाल उठाना चाहते हैं। खबर पक्की है, तेलंगाना के संगारेड्डी में केमिकल फैक्ट्री में धमाका हो गया है। धमाके के बाद आग लग गई, 10 लोगों की मौत की खबर है। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, तेलंगाना के संगारेड्डी में आग लगी है। एक फैक्ट्री में धमाके के बाद आग लगी है, केमिकल फैक्ट्री है और इसी वजह से आग बहुत भीषण थी। इसकी चपेट में आकर 10 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। आग पर हालांकि अब आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं, काबू पा लिया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी पिंकी राजपुरोहित इस वक्त मौजूद है। जरा पिंकी से ही जानते हैं, पिंकी, आग पर अब पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, 10 लोगों की मौत की खबर आ रही है, क्या कुछ लोग झुलसे भी हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं? पिंकी, देखिए, इस वक्त वहाँ काफी ज्यादा अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि एक मेजर एक्सप्लोजन जो है वो हुआ है एक केमिकल रिएक्टर में, और ये पूरा मामला जो है वो सिगाची केमिकल्स का सामने आया, जहाँ पर तेलंगाना के संगारेड्डी में काम करते वक्त जो अचानक से रिएक्टर में एक्सप्लोजन होता है, उसके बाद कई लोग इसमें झुलस गए। हालांकि अभी तक ऑफिशियल तौर पर नंबर जो वो नहीं बताए गए हैं, लेकिन कई लोगों की मौत की खबर आ रही है और कई लोग अभी भी बहुत ज्यादा सीरियस बताए जा रहे हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो जिन्हें ट्रक जो थे उसमें और उन्हें बाहर निकाला गया है। आपको बता दें कि अभी भी कई ऐसी फायर टेंडर्स है जो वहां पर मौजूद है, और साथ ही अभी भी कोशिश की जा रही है कि अगर कोई अंदर फंसा है तो उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। बैक टू यू। ये जानकारी मिल पा रही है क्या पिंकी कि किस समय ये धमाका हुआ और आग लगी? देखिए, बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर पहले, तकरीबन 1-2 घंटे पहले जो है ये मेजर एक्सप्लोजन की खबर जो है वो सामने आई। हालांकि अब तक डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है उसका इंतजार है, लेकिन फिलहाल जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसमें इस केमिकल फैक्ट्री जो कि सिगाची केमिकल्स है उसमें काम करते वक्त अचानक से केमिकल रिएक्टर में एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और उसमें बुरी तरह से ये तमाम वर्कर्स जो है वो झुलस जाते हैं। ये बताया जा रहा है कि अभी भी 20 ऐसे वर्कर्स है जो बहुत सीरियस कंडीशन में बताए जा रहे हैं। हालांकि मृतकों की संख्या का भी इंतजार करना होगा, लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दें कि करीब 15 फायर इंजन जो है वो वहां पर मौजूद थी। एम्बुलेंसेस जो है वो वहां पर जल्द से जल्द रश की गई उस स्पॉट पर, और घायलों को जो है इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और बहुत ही सीरियस कंडीशन इन तमाम वहां पर काम करने वाले वर्कर्स की बताई जा रही है। जी,
बहुत धन्यवाद आपका पिंकी इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब से कुछ देर पहले आग लगी तेलंगाना में संगारेड्डी में, इस केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ, धमाके के बाद आग लगी और ऐसे में केमिकल एक्सप्लोजन माना जा रहा है जो हुआ और इसकी वजह से ये आग जिसकी चपेट में आकर 10 लोगों की मौत की अब तक खबर है और कई अन्य जो बहुत बुरी तरीके से झुलसे हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। अब खबर उत्तर प्रदेश से है जहां कुशीनगर में एक युवती ने पैसे हड़पने की नीयत से एक युवक को अपने जाल में फंसाया, उसकी हत्या कर दी। खुलासा हुआ कि इस सब के पीछे एक गैंग है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। साहिबा बानो ने पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात की साजिश रची। दरअसल जबलपुर के इंद्र तिवारी ने अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कथा में अपनी शादी न होने की बात कही थी, साथ ही अपनी प्रॉपर्टी के बारे में भी बताया था। 18 एकड़ जमीन है, अकेला हूँ घर में। 18 एकड़ जमीन है। हाँ 18 एकड़ जमीन है महाराज जी, यही परिवार में। सोशल मीडिया पर यह वीडियो देखकर साहिबा बानो ने अपने साथियों के साथ मिलकर इंद्र तिवारी के मर्डर की प्लानिंग की। सबसे पहले वो साहिबा बानो से खुशी तिवारी बन गई और अपना फर्जी आधार कार्ड भी बनवा लिया। इसके बाद साहिबा ने इंद्र तिवारी से संपर्क कर शादी करने की बात कही। इंद्र तिवारी जबलपुर से शादी करने कुशीनगर पहुंच गया। सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से इन्होंने जानकारी एकत्रित की इस गैंग ने और उसी के माध्यम से जो इंद्र तिवारी है उनको टारगेट किया था। पुलिस ने किसी तरह से इंद्र तिवारी की शिनाख्त की और साहिबा बानो को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक शख्स का शव घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। मृतक ने 3 शादियां की थी। पहली पत्नी का आरोप है उसके पति का कत्ल तीसरी पत्नी ने किया। बताया जा रहा है कि मृतक विकास अपनी तीसरी पत्नी रिया शर्मा के साथ नेपाली बाग में किराए के घर में रहता था। बीती रात किसी बात पर दोनों के बीच लड़ाई हुई और अगले दिन विकास की लाश कमरे में संदिग्ध हालत में मिली। हमको फोन आया था 8 बजे सुबह में कि आपके जीजा को मार के चली गई, भाग गई। इसका नाम रिया शर्मा है। वही मृतक की पहली पत्नी नीलम का आरोप है कि ये कत्ल तीसरी पत्नी रिया ने किया है, जो कत्ल करके फरार हो गई, जिसके साथ मृतक रहता था। फिलहाल पुलिस रिया की तलाश में जुटी है, क्योंकि पहले पुलिस जिसे आत्महत्या समझ रही थी, अब उस केस की सुई कत्ल की मर्डर की तरफ मुड़ गई है। कर्नाटक के तुमकुरू जिले से हैरान करने वाली वारदात सामने आई। एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी और शव को घर से 30 किलोमीटर दूर फेंक दिया। शंकर मूर्ति की उम्र 50 साल थी। पत्नी सुमंगला हॉस्टल में रसोइया का काम करती है और उसी ने प्रेमी नागराजू के साथ मिलकर यह खौफनाक साजिश रच डाली। जांच में बात सामने आई कि सुमंगला ने पति की आंख में पहले मिर्च पाउडर डाला, फिर डंडे से इतना पीटा कि उसका पति बेसुध हो गया। इसके बाद सुमंगला ने पति के गले और पैरों को दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद सुमंगला और उसके प्रेमी ने शव को बोरे में बंद करके सुनसान इलाके में फेंक दिया। इस मामले का खुलासा पुलिस ने मिर्च पाउडर के आधार पर किया, जो बिस्तर पर पड़ा हुआ था, और इसी मिर्च पाउडर के चलते सुमंगला की सच्चाई सामने आ गई। सुमंगला ने बताया कि शंकर मूर्ति उसके अवैध रिश्ते का विरोध करता था, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी। कोलकाता रेपकांड का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस मामले से जुड़ी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच हो, ये मांग की गई। पीड़ित को सुरक्षा और मुआवजा देने की भी मांग की गई। याचिका में कल्याण बनर्जी और मदन मित्रा के बयान का भी जिक्र किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील सत्यम सिंह ने ये याचिका दाखिल की है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद है। जरा निपुण से जानते हैं। निपुण, जरा बताइए विस्तार से, याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है, कब तक सुनवाई के लिए आ सकती है? देखिए, ये एक लेटर पिटीशन है, यानी पत्र याचिका है, लेकिन इस पे डायरी नंबर यानी एक औपचारिक जो नंबरिंग होती है याचिका की, वो जेनरेट की जा चुकी है, वो दी जा चुकी है। इसका मतलब ये है कि रजिस्ट्री ने इसको स्वीकार कर लिया है। ऐसे में आने वाले समय में किसी भी दिन चीफ जस्टिस के निर्देश के बाद ये मामला सुनवाई के लिए लग सकता है। लेकिन जो सबसे अहम बात है, दर्शक भूले नहीं होंगे, पिछले साल की ही बात है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में किस तरह से एक छात्रा की, एक ट्रेनी डॉक्टर की हत्या हुई थी बलात्कार के बाद। उस घटना का हवाला दिया है और वहां पर भी जिस तरह से उपद्रव किया गया था, सबूतों को नष्ट किया गया था, आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई थी, इन सारी बातों का हवाला याचिकाकर्ता ने दिया है। और तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं, उनके बयानों का हवाला दिया है कि किस तरह से पीड़िता के बारे में अभी से अपमानजनक बातें कहनी शुरू कर दी गई है। ऐसे में आशंका जताई गई है कि पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, वहां की पुलिस नहीं कर सकती है। पीड़िता को सुरक्षा दी जाए, मुआवजा दिया जाए,
हर कैंपस की सुरक्षा बढ़ाई जाए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष जांच के लिए जांच सीबीआई को सौंप दे, जांच की निगरानी करे और जांच की समय सीमा तय कर दे। बहुत शुक्रिया आपका निपुण इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच याचिकाकर्ता सत्यम सिंह, उनकी तरफ से क्या कहा गया है, क्यों उन्होंने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, इस याचिका में वो मांग क्या कर रहे हैं, उन्हीं से सुन लेते हैं। पहले तो सो मोटो लिया जाए, सो मोटो के साथ इस मैटर को इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई को दिया जाए टाइम बाउंड मैनर में। साथ ही साथ विक्टिम्स और विक्टिम की फैमिली को प्रोटेक्शन दिया जाए टिल द पेंडेंसी ऑफ द केस। क्योंकि इसमें देखिए सबसे बड़ी बात, और इसमें कई सारी चीजें इसके पीछे मांगने का कारण ये है कि टीएमसी लीडर इसको, क्योंकि इसके पहले मैं आरजीकर मैटर में जो है मेडिकल प्रोफेशनल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में। आप सभी अवेयर हैं कि आरजीकर मैटर में क्या हुआ, किस तरीके से सारे एविडेंसेस खत्म कर दिए गए, किस तरीके से तोड़फोड़ की गई, किस तरीके से जो है वहां के लोकल लीडर्स जो इन्वॉल्व थे कि उनको बचाया गया। उसको देखते हुए मेरा मानना है कि जब तक ये मैटर सुप्रीम कोर्ट जो है सीबीआई को ट्रांसफर नहीं करती, इस मैटर में फिर। और अब खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां ताजमहल की पार्किंग के नजदीक गोली चली। फायरिंग से पर्यटकों में हड़कंप मच गया है। कार सवार 2 युवक जिन पर गोली चलाने का आरोप है। फरार आरोपी युवकों की तलाश में पुलिस जुटी है। जबरन कार लेकर ताजमहल के नजदीक ये युवक जा रहे थे। पुलिस ने कार को ताजमहल के पास जाने से रोका था और ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में वाहनों पर रोक है। ऐसे में इन युवकों ने गोली चला दी और गोली चलाकर ये फरार। आगे बढ़ेंगे, खबर पक्की है। सोनम की गिरफ्तारी के बाद एक एक कर कई दावे हो रहे हैं। राजा रघुवंशी के भाई ने अब एक नया चौंकाने वाला दावा किया और दावा यह किया कि सोनम ड्रग्स लेती थी। राजा रघुवंशी के भाई का कहना है कि सोनम और राज दोनों ड्रग्स लेते थे। जिस प्रकार से सोनम कह रही है तो राज से मैं प्यार करती हूँ, राज मेरा प्रेमी है, उसके कारण सब कुछ करा मैंने है। जिसे प्यार करती है, जो राज खुद ड्रग्स लेता है तो सोनम भी ड्रग्स लेती होगी, जगह पर होगी। और जब सोनम जब पकड़ाई थी वहाँ पे अपने यूपी जब पकड़ाई थी वो 9 तारीख के दिन, उसने कहा था मैं नशे की हालत में थी। उस टाइम नशे की हालत में इसलिए होगी वो कि इन लोगों ने पहले से ड्रग्स लिया होगा। राजा रघुवंशी के भाई ये मांग कर रहे हैं कि सोनम और बाकी आरोपियों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर से जबरन धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां सेना से रिटायर्ड कैप्टन आकांक्षा अरोड़ा ने अपने ससुर अखिलेश मेबिन पर धर्म परिवर्तन और मारपीट का आरोप लगाया। रिटायर्ड कैप्टन आकांक्षा अरोड़ा की ओर से जबलपुर महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें कहा गया है कि उनकी शादी साल 2017 में अखिलेश मेबिन के बेटे तनय मेबिन से हुई थी। लेकिन शादी से पहले उनके ससुर अखिलेश मेबिन और सास नीनू मेबिन ने उन पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला और एक चर्च में जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया। वहीं शादी के बाद उनके साथ मारपीट की गई, सेना में नौकरी भी छुड़वा दी गई और फिर साल 2020 में उन्हें घर से निकाल दिया गया। इस शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। प्रार्थना ने एक एप्लीकेशन दिया है जिसमें अखिलेश मेनन और उनके फैमिली के खिलाफ जबरन धर्मांतरण कर शादी कर और धमकी देकर लगातार परेशान करने के संबंध में शिकायत किया था, जिसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जाएगी। बता दें कि अखिलेश मेबिन का नाम पहले भी कई बार विवादों में आ चुका है। कुछ महीने पहले अखिलेश मेबिन के हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ पोस्ट पर खूब विवाद हुआ था। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। जम्मू में अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आज से अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जम्मू के रेलवे स्टेशन के बाहर बने रजिस्ट्रेशन काउंटर पर श्रद्धालु कई घंटों से लाइन में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। श्रद्धालु कह रहे हैं कि आस्था पर पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का असर नहीं पड़ेगा। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू की एक रिपोर्ट। जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गई है। मैं समय जम्मू के रेलवे स्टेशन के बाहर हूं और यहाँ लोगों का हजूम किस तरह से उमड़ा है, बाबा के दर्शनों के लिए तस्वीरें बयां कर रही है। यहाँ देश भर से आए सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे हैं
जो यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं। बता दूं कि इस बार अमरनाथ यात्रा की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का में करीब 10% की गिरावट आई थी, लेकिन यहाँ लोगों के हजूम को देखकर ये नहीं लग रहा कि बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए लोगों में उत्साह या जोश में कुछ कमी आई है। लगातार यहाँ पर लोगों का हजूम बढ़ता जा रहा है और सबकी बस एक ही इच्छा है कि वो बाबा बर्फानी के दर्शन करें, बाबा बर्फानी के यहाँ पर वो प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन करें। मेरा नाम मोनू कुमार उपाध्याय, मेरठ उत्तर प्रदेश से हूँ। हम लोग सुबह 3 बजे से लाइन में लगे हैं। थोड़ा सा पहला दिन है, शासन की थोड़ी सी चूक है, व्यवस्था में कमी है, लेकिन हम सब उस लोग को दरकिनार करते हुए जो सरकार की जो थोड़ी सी कमी है उस पर आस्था भारी रहेगी। या जैसे जम्मू कश्मीर में भी 1-2 महीने पहले वो घटना हुई थी, उसको भी भक्तों ने दरकिनार किया है और सभी देशवासी जो है इस यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हमला हुआ था उसके बाद आपको डर या खौफ नहीं है, क्योंकि इतनी संख्या में मैं लोग देख रहा हूँ? सर, इतने बड़े देश में छोटी मोटी छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। ये हमारे देश की मान सम्मान और स्वाभिमान की यात्रा है और इस यात्रा में आस्था भारी रहेगी। कितने बजे के ऐसे लाइन में लगे हैं? देखिए, सुबह हम काफ़ी टाइम से सुबह रात के कल शाम से लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक हमारा नंबर नहीं आया और हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, बट हमारा जो है डेट जो है बहुत आगे की मिल रही थी, तो इसलिए हमने पोस्टपोन कर दिया था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देखा जाए तो पब्लिक में बहुत ही हंस और उल्लास है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं एक्चुअली लाइन में लगे हुए। तो नंबर के लिए लगे हुए हैं कि उनका जल्दी नंबर आए। तो मैं यही कहूँगा कि प्रशासन से थोड़ा हमारा सहयोग करें। आपका क्या नाम है? मेरा पुरुषोत्तम साहू, गुना से आया हूँ मैं, एमपी से आए। कितने बजे से लाइन में लगे? मैं कल शाम को 4 बजे से लाइन में लगा हूँ और अभी तक हमारा अंदर जाने का कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे लोगों को देखा जाए तो जो पीछे आए हैं वो पहले ही आगे लग चुके हैं। प्रशासन कुछ भी व्यवस्था नहीं कर रही है। आप नीचे देखिए, रेलिंग भी टूटी हुई है। तो जो पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद भी इस तरह की संख्या आ रही है, उत्साह है बाबा के लिए? बाबा बर्फानी के दरबार में जाने के लिए लोगों का उत्साह तो रहता ही है और हम तो जन सैलाब से इच्छा रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुँचे, जिससे हमारे सनातन धर्म को कोई नुकसान न पहुँचे।